एयर मार्शल साहब, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे होगा कि देखा जाए तो इस बार अमेरिका ने बहुत ही जो प्लान्ड हमलों के साथ ईरान पर अटैक कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही प्लान्ड हमें लग रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना के तहत कि इस बार अमेरिका ने जो हमले किए हैं वो रिहायशी इलाकों पर किए गए हैं और पुलों को निशाना बनाया गया है, इंक्लूडिंग हमारे चाबहार पुल पर भी उसको तबाह कर दिया गया है हमले से। तो आपको क्या लगता है ये तमाम जो हमले हुए पाकिस्तान की सरहद के बहुत नज़दीक हुए हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कोई असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फराह साहिबा आपका और शहजाद साहब का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, इस वक्त ये जितने अटैक्स हो रहे हैं वो सदर्न ईरान के ऊपर हो रहे हैं और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के बॉर्डर से काफ़ी दूर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है, जो कंटेस्टेड इलाका है उस जगह है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत दूर है। पाकिस्तान इस बॉम्बिंग से तो अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फराह साहिबा जो पूरे इलाके के हालात जो जिस डगर पर जा रहे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस इलाके के सारे ममालिक को किसी ना किसी तरीके से नेगेटिवली असर कर रहे हैं। अगर आप ये देखें कि जो अमेरिका है उसने पिछले 2-3 दिनों में जो सिविलियन टारगेट्स को हिट करना शुरू किया है, ये एक कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि ईरान सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को हिट करता है जिनको अमेरिका हिट करता है। और क्योंकि अमेरिकन सरजमीन इस इलाके से बहुत दूर है, सो जो ईरान के पास जो लेजिटिमेट टारगेट्स होते हैं वो होते हैं जो अमेरिका के हलीफों के लिए हैं और अमेरिका जिन बेसिस से अपने आप को अपने जहाज़ों को उड़ा रहा है। सो अगर उसने सोशो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करना शुरू किया तो और ईरान ने उसी तरह रिप्लाई बैक किया, तो ये इस इलाके में जो हमने पिछले 35-40 साल में तरक्की देखी है वो रातों रात वो तरक्की ख़त्म हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो एक डीसैलिनेशन प्लांट है कुवैत में, वो कुवैत की 90% वाटर रिक्वायरमेंट्स को कैटर फॉर करता है। अगर वो प्लांट हिट हो गया, क्योंकि उसके अंदर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी है, अमेरिकन इंटरेस्ट भी है और अमेरिकन उसको रन भी करते हैं, अगर वो प्लांट हिट हो गया फराह साहिबा, तो एटलीस्ट उसको रिकवर करने में 2 से 3 साल लगेंगे और 90% पानी जो इस वक्त कुवैत में है जो पीने का और इस्तेमाल करने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो मेरे ख्याल में ये जो टारगेटिंग इस वक्त अमेरिका कर रहा है वो उसकी डिस्परेशन शो करती है कि वो किसी तरीके से इस इलाके में से वो विक्ट्री हासिल नहीं कर पा रहा जिसके लिए उसने 28 फरवरी को उसने ख्वाहिश की थी। जी भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो अब ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं रहा बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सियासी हथियार बन चुका है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, जंग रुकेगी नहीं रुकेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या रोल प्ले होने वाला है? दुरुस्त कह रही है, इंपॉर्टेंट सवाल कर रही हैं फराह हाशमी साहिबा। बात ये असल में ये है, मेरी राय के मुताबिक तो असल स्ट्रेटजिक तनाज़ा आबनाए हरमज़ है, क्योंकि यही आलमी तवानाई और तजारत की सारी देखें ना बेस इसी पर हो रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान लोग कह रहे हैं, अपनी अपनी राय है, मेरी राय है कि वो लोग कहते हैं कि यूरेनियम, मैं कहता हूँ यूरेनियम की बात कम पीछे रह गई है, उनके पैसे फंसे हुए हैं, वो बातें पीछे रह गई हैं, ये सारे मिसाइल वगैरह बात आ गई है आबनाए हरमज़ पर। और आबनाए हरमज़ को जो कंट्रोल करेगा वो खलीज की मुआशी शहरक पर असरअंदाज होगा, और यही वो पॉइंट है। अब मैं आपको पंजाबी में आसान ज़बान में अपने नाज़रीन को बताऊं, एक होता है जिन, जिनको आप मिसाइल मारते हैं, F-16 भिजवाते हैं, जिन नहीं मरता। एक बाबा जी आपको कहते हैं कि जिन की जान जो है वो तोते में है, और तोता वो कोह सुलेमान पर बैठा हुआ है, आप जाके तोते को पकड़ लेते हैं। अब ईरान ने पकड़ लिया तोता, तोता है आबनाए हरमज़, वो हल्की सी गर्दन मरोड़ता है आबनाए हरमज़ में, जिन कांपना शुरू हो जाता है, जिन परेशान हो जाता है। आप देखें ना, ईरान अमेरिका जैसे मार्शल साहब फरमा रहे हैं ना कि इम्पैक्ट आया है, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब तो आप कल की रिपोर्ट आई हुई है, मूडीज की रिपोर्ट वो पढ़ लेना। देखिए मूडीज जो है एक दुनिया का बड़े बैनुल अक़वामी जो है ना वो रेटिंग का एक अदारा है। ये अदारा जो है ये बैंकों
और पूरी कंपनियों को मॉनिटर करके लोगों को बताता है कि जनाब इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी क्या है, सरमायाकारी कितनी होनी है। उसकी रिपोर्ट में वाज़ेह आ गया कि ईरान ने अगर अमेरिका को शिकस्त फाश नहीं भी दी तो फिर भी आप देखें दुबई के जो होटल थे 80% चढ़ते थे, 10% पे आ गए। फिर आप गौर करें बहरीन को 0% चला गया ना वो। ये सारा जो क्रेडिट है, द क्रेडिट गोज टू ईरान, ये उसको देना पड़ेगा। अब आखिरी 4 लाइनें मैं आपको ज़रूर कहूँगा, मेरी राय के मुताबिक असल मसला इस वक्त ईरान का जो है वो जौहरी प्रोग्राम से ज़्यादा आपनाए हरमस की सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। वो है असल मसला जो ईरान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल अमन अगर होना है तो आपनाए हरमस पे जाके फैसला होगा कि इसको कैसे करना है। अच्छा, एक दिलचस्प बात भी एयर मार्शल साहब, मैं आपसे भी एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है कि इन 6 रवा साल में अगर आप गौर करें तो जंग मार्च अप्रैल में तो अरूज पे गई हुई थी, बम भी बम, तबाह, पूरा मशरक़ वस्ता, ईरान अमेरिका लड़ाई मार कुटाई। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान से 3 लाख अफराद मशरक़ वस्ता में नौकरी करने चले गए। हम बहुत ज़्यादा बहादुर कौम हैं, हमें जान की परवाह नहीं, हम शहीद हो जाते हैं, या मुआशी तौर पर मेरा मुल्क इतनी परेशानी में मुब्तला है कि दुनिया भारत के बंदे वापस चले गए, यूरोप के बंदे वहाँ से मशरक़ वस्ता वापस चले, और मेरा 3 लाख बंदा पाकिस्तान से वहां चला गया। क्यों चला गया एयर मार्शल साहब, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में ये जॉब अपॉर्चुनिटी एक पाकिस्तानियों को मिली, और मेरा ख्याल है कि क्योंकि पाकिस्तानी एक बहादुर कौम है, जिस तरह भट्ट साहब आपने खुद फरमाया, और हम अपने आप को एट होम फील करते हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो हमारे लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया और 3 लाख बंदा वहां चला गया। ऐसा हरगिज कोई चीज नहीं है कि क्या कहते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात कुछ इतने खराब हैं कि लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं उनके यहाँ ये एक बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग दूसरे ममालिक में जाके बेहतर रोजगार के सिलसिले में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सो मेरे ख्याल में ये जो 3 लाख बंदा है जो आप कह रहे हैं कि वो गया है, क्योंकि ये हिंदू और जो यूरोपियंस थे वो गल्फ से भाग गए, सो उन वैकेंसीज को हमारे हायर एजुकेटेड क्लास ने और वर्किंग क्लास ने उसको की माजरत चाहता हूं एयर मार्शल साहब, क्या मेरी जो राय थी कि यूरेनियम असल मसला नहीं है ईरान का, असल मसला आपनाए हरमज है, जो उसको कंट्रोल करेगा वही फाते होगा। एम आई राइट और रॉन्ग सर? जी भट्ट साहब, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, जब से ये जंग शुरू हुई है, अमेरिका जो है ना वो अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करता रहा है। जब उसने जंग शुरू की थी उस वक्त जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो उसका मेजर कंसर्न था, लेकिन जैसे जैसे जंग होती रही और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वैलिडिटी जो है वो दोनों कॉम्बैटेंट्स को उसका एहसास होता रहा, तो इस वक्त इस टाइम फ्रेम में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कंटेस्टेड आइडेंटिटी है। देखिए, हमें जो है ना क्या कहते हैं ये समझने की जरूरत है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ये जो झगड़ा हो रहा है ये एक्चुअली जो MOU इस्लामाबाद MOU है उसकी वायलेशन। अगर आप इस्लामाबाद MOU को पढ़ें तो उसका जो 5 नंबर पॉइंट था उसमें यह था कि ईरान, ओमान और गल्फ कंट्रीज के साथ मिलके 30 दिन के अंदर इस इलाके के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाएगा कि 28 फरवरी से पहले जितनी ट्रैफिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रही थी वो दोबारा चलना शुरू हो जाए। ये जब अमेरिका ने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो इतनी स्ट्रेटेजिक चीज हो गई है, तो अमेरिका ने अपने 5th फ्लीट को कहा कि जी के इस इलाके के ऊपर आप कब्जा करने की कोशिश करें। और ये जो अमेरिकन ख्वाहिश है इसकी वजह से जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट अब इस जगह पहुंच गया। लेकिन एयर मार्शल और ईरान जो है वो किसी हालत में अमेरिका को ये इलाका कंट्रोल करने नहीं देगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो ये पीस टॉक कामयाब होने नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या हम ये समझ रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में भी ताल्लुकात खराब हो रहे हैं? क्योंकि देखा जाए इस पर एक और मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको ये
बयान करना चाहूंगी कि इजराइल और ईरान इस जुलाई के महीने में एक दूसरे पे हमले करते हुए नजर नहीं आ रहे, तो क्या कहेंगे आप? इन दोनों सवाल को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए फराह साहिबा, जो क्या कहते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका फर्स्ट। ये बहुत पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो दोनों या तो आई टू आई नहीं देख रहे हैं, या शायद ये हो सकता है कि ये भी उनके एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। देखिए, जब इस्लामाबाद एमओयू साइन हुआ था और पहले 40 दिन की जंग हुई थी इस इलाके के अंदर, तो अमेरिका और इजराइल जो के एग्रेसर्स थे, दोनों को यह अंदाजा हो गया था कि जब तक इजराइल इस इलाके में इस टाइम एंड स्पेस के अंदर एक्टिव होगा, गल्फ कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अमेरिकन कैंप में अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करें। सो मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि इजराइल और अमेरिका ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ अपने आप को जो है ना डिवाइड करके अपने वेरियस थिएटर्स के अंदर अपने मकासद को हासिल करने। अमेरिका जो है वो ईरान थिएटर को गर्म रख रहा है और ये अटैक्स करके वो इंश्योर कर रहे हैं कि दुनिया की अटेंशन इस तरफ रहे, जबकि इजराइल जो है वो खामोशी के साथ लेबनान, गाजा और सीरिया के अंदर अपनी इंग्रेस को कर रहा है। अगर आप पिछले 2-3 महीने में देखें फराह साहिबा, इजराइल ने बहुत खामोशी के साथ 70% गाजा के ऊपर कब्जा कर लिया है, 25 से 30% लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया है, और वो इवन सीरिया के अंदर भी पहुंच चुका है, कुनेत्रा तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि वो दमिश्क से सिर्फ 15-20 किलोमीटर। काबिल एहतराम एयर मार्शल साहब, यहां तक आप ठीक कह रहे हैं, हम आपसे मुत्फिक भी हैं। फराह, मुझे लग रहा है कि किसी ब्रेक पे जाने के मूड में लग रही हैं। एक शार्प सा सवाल मेरा रह गया है। 14 अगस्त पाकिस्तान आ गया है, आप तो हवाओं के बादशाह है, एयरफोर्स को मुझसे ज्यादा समझते हैं। कोई खुशखबरी दे रहे हैं, छोटी वाली या बड़ी वाली खुशखबरी है? 14 अगस्त पे क्या आ रहा है? बड़ा सामान बताना पसंद करेंगे? कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन कुछ हल्का सा इशारा फरमा दे एयर मार्शल साहब। मेरा ख्याल है कि ये इस खुशखबरी को मैं चाहूंगा कि एयरफोर्स आपको ब्रेक करे, लेकिन मैं आपको और आपके नाजरीन को ज़रूर बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह इस 14 अगस्त को पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी नई कैपेबिलिटी का इजहार करेगी, और जो है वो कैपेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान को इंडिया से एटलीस्ट 10 से 15 साल आगे कर देगी एयर वॉरफेयर के अंदर। हमने मार्के हक में इंडिया को शो किया कि हम स्ट्रेटजी में और टैक्टिक्स में उनसे बहुत बेहतर है, और हमारे पास वो वेयर विदॉल मौजूद है जहां हम उनको बहुत बुरी शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस 14 अगस्त को आप देखेंगे कि वो कैपेबिलिटी भी बहुत एडवांस शेप में पाकिस्तान एयरफोर्स पेश करेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक नया वेपन सिस्टम भी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट हो जाए।